हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित सिंह, यू आर वॉचिंग लॉपुत्रा। तो आज हम हिंदू मैरिज एक्ट के दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, सेकंड है जुडिशियल सेपरेशन। जिसमें से पहला टॉपिक रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट जो कि डील करता है सेक्शन 9 से, और जुडिशियल सेपरेशन जो कि डील करता है सेक्शन 10 से हिंदू मैरिज एक्ट के। और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट सेक्शन 9 कहना क्या चाहता है, अगर हम देखें तो इसकी हेडिंग से हमें पता चल जाता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिट्राइवल, बहाल करना, हिंदी में कह सकते हो बहाल करना। क्या बहाल करना? कॉन्जुगल राइट्स को, मैट्रिमोनियल राइट्स को। तो मैट्रिमोनियल राइट्स को बहाल करना, तो हम अगर उनको बहाल कराना हो तो हम सेक्शन 9 से कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि कहना क्या जा रहा है, लेकिन सेक्शन का बेरक क्या कहना चाह रहा है वो हम पढ़ते हैं, देखते हैं। व्हेन आइदर द हस्बैंड और द वाइफ, या तो हस्बैंड या वाइफ, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज़ के, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, दूसरे की सोसाइटी से क्या कर दी जाती है? विड्रॉ कर दी जाती है, निकाल दी जाती है, त्याग दी जाती है। द एग्राइव पार्टी मे अप्लाई, तो एग्राइव पार्टी क्या कर सकती है? अप्लाई कर सकती है। मे है, वो चाहे तो अप्लाई कर सकती है, नहीं तो उस पर डिपेंड करता है वो क्या करना चाहती है। बाय पिटिशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट एंड द कोर्ट, तो वो क्या करेगा? एग्राइव पार्टी क्या करेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा और पिटीशन फाइल करेगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के लिए। ऑन बीइंग सेटिस्फाई ऑफ द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, अगर उसने जो अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है जो इसने स्टेटमेंट दी है इन सच पिटीशन, उस पिटीशन में, दैट देयर इज़ नो लीगल ग्राउंड वाई एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड, तो अगर कोई भी ग्राउंड नहीं मिलता है कि एप्लीकेशन क्यों ना ग्रांट की जाए, तो क्या किया जाएगा? मे, यहाँ पे भी मे है, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि वो क्या करें, डिक्री पास करती है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की, उसके हिसाब से। यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि वो पास करे या ना करे, ठीक है। अगर उसको लगता है कि करनी चाहिए तो करेगी, अगर नहीं लगता तो वो नहीं करेगी, इट्स अपॉन देयर डिस्क्रिप्शन। तो इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ आप पढ़ोगे एविडेंस एक्ट में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करेगा। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या करता है कि वेयर अ क्वेश्चन अराइज वेदर देयर हैज़ बीन रीजनेबल एक्सक्यूज फ्रॉम विड्रॉल फ्रॉम द, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे रीजनेबल एक्सक्यूज़ है कि नहीं है, कि वो उसको जब निकाला गया उसके रीजनेबल एक्सक्यूज़ था कि नहीं है। तो वो जो बर्डन है कि रीजनेबल एक्सक्यूज़ है कि नहीं है, वो किस पे चला जाएगा? जिसको विड्रॉ किया गया है सोसाइटी से। तो एक्सप्लेनेशन बस यही बताता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर रहेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर रहेगा जो भी पार्टी है जिसको निकाला गया है सोसाइटी से, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। ये तो हमने पूरा पढ़ लिया, इसमें मतलब कि मेन चीज़ें क्या है। अगर इसका जिस देखें तो इसका इंग्रेडिएंट क्या है, तो इसका इंग्रेडिएंट पहला तो यही है कि उसको विड्रॉ कर दिया जाए सोसाइटी से। दूसरा ये है विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़ होना चाहिए, मतलब उसका एक्सक्यूज़ में कोई भी रीज़न नहीं होना चाहिए। तीसरी बात करता है कि कोर्ट सेटिस्फाई होनी चाहिए उसके स्टेटमेंट से, जो वो स्टेटमेंट दे रहा है उससे सेटिस्फाई होना चाहिए, कोर्ट को लगना चाहिए वो जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। और जो लास्ट बात करता है कि कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं मिलना चाहिए कि उसको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट ग्रांट नहीं किया जाए, अगर मिल जाता है तब उसको नहीं किया जाएगा। अब इसमें हम बात करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं रीज़नेबल एक्सक्यूज़। रीज़नेबल एक्सक्यूज़ है क्या? रीज़नेबल एक्सक्यूज़ कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये डिपेंड करता है रीज़नेबल एक्सक्यूज़ है क्या। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अगर कोई हस्बैंड वाइफ है और वाइफ हस्बैंड से दूर रह रही है, किसी क्यों दूर रह रही है? वो जॉब कर रही है, ठीक है, तो आप उसको वापस नहीं बुला सकते क्योंकि उसके पास रीज़नेबल एक्सक्यूज़ है। अगर उसके पास रीज़नेबल एक्सक्यूज़ है तो वो आप उस पर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर उसके पास नहीं है, वो आपसे अलग रह रही है क्योंकि उसको वो लोकेलिटी पसंद नहीं है, वो जगह पसंद नहीं है, तो ये क्या है? कोई रीज़नेबल एक्सक्यूज़ नहीं है, तो आप इस पर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम जुडिशियल सेपरेशन की, ठीक है। यहाँ पे हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की बात कर ली, अब बात करते हैं हम जुडिशियल सेपरेशन की। जुडिशियल सेपरेशन भी आप इसके हेडिंग से पता चल रहा होगा ये क्या कहना चाह रहा है। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब है आप सेपरेट हो रहे हो जुडिशियली, कोर्ट के द्वारा आप अलग हो रहे हो। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट में क्या था? आप अलग हो, आप एक साथ आ रहे हो, ठीक है।
सेक्शन 10 जो बात करता है वो करता है जुडिशियल सेपरेशन की। अब हेडिंग से पता चल रहा है कहना क्या चाहता है, लेकिन अब इसके अंदर भी पढ़ लेते हैं ये बेरेक्ट क्या कह रहा है। आइदर पार्टी टू अ मैरिज, यहाँ पे भी वही बात कह रहा है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, मैरिज वेदर सोलेमनाइज बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, या तो इस एक्ट से पहले उसकी शादी हुई हो, आने से पहले 1955 से पहले शादी हुई हो या 1955 के बाद में शादी हुई, तो वो क्या कर सकता है, मे प्रेजेंट अ पिटिशन, तो वो पिटिशन फाइल कर सकता है प्रेइंग फॉर अ डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन के लिए ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, जो भी ग्राउंड सबसेक्शन 1 में दे रखे हैं ऑफ सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 में जितने भी ग्राउंड्स दे रखे हैं आप उस पर अप्लाई कर सकते हो जुडिशियल सेपरेशन के लिए। सबसेक्शन 1 क्या कहता है, सबसेक्शन 1 बताता है ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए होता है, ठीक है। इसके ग्राउंड्स हम जब पढ़ेंगे जब हम डाइवोर्स पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल इसको डिस्कस करते हैं। एंड इन द केस ऑफ वाइफ ऑल्सो एनी ऑफ द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2, अगर वाइफ क्या करती है, वाइफ को स्पेसिफाइड ग्राउंड्स दे रखे हैं सेक्शन 13 के क्लॉज 2 में, ये सिर्फ वाइफ के हैं, वहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों कर सकते हैं सेक्शन 13 के क्लॉज 1 में, और सेक्शन 13 के क्लॉज 2 में सिर्फ वाइफ ही अप्लाई कर सकती है। देयर ऑफ एज ग्राउंड ऑफ विच द पिटिशन डाइवोर्स माइट हैव बीन प्रेजेंटेड, तो उन ग्राउंड्स पे आप प्रेजेंट कर सकते हो जो इस पर क्या करते हो, पिटिशन फाइल करी जा सकती हो डाइवोर्स की, उन ग्राउंड्स पे आप फाइल कर सकते हो जुडिशियल सेपरेशन का। अब इसका क्लॉज 2 देखते हैं, क्लॉज 2 क्या करता है जुडिशियल सेपरेशन का क्लॉज 2 कहता है व्हेन अ डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन हैज़ बीन पास्ड, अगर डिक्री पास हो जाती है जुडिशियल सेपरेशन, इट शैल, यहाँ शैल वर्ड यूज़ हो रहा है ध्यान रखना, इट शैल नॉट लॉन्गर बी ऑब्लिगेटरी फॉर द पिटिशनर टू कोऑपरेट विद द रेस्पोंडेंट, तो अब पिटिशनर के लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है कि वो रेस्पोंडेंट के साथ रहे, बट द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पिटिशन, यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है मे, तो कोर्ट का डिस्क्रिशन है, द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन बाय पिटिशन ऑफ आइदर पार्टी एंड ऑन बीइंग सेटिस्फाई ऑफ द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट इन सच पिटिशन, किसी भी पार्टी के द्वारा अगर पिटिशन फाइल की जाती है और उसके जो स्टेटमेंट दी गई हैं उससे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि ये जो स्टेटमेंट दी जा रही है वो बिल्कुल सही है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, उस डिक्री को रिसाइंड भी कर सकता है। रिसाइंड द डिक्री इफ़ इट कंसिडर जस्ट एंड रीजनेबल टू डू सो, अगर उसको लगता है ये ठीक है, ज़रूरी है, सही है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, उसको रिसाइंड भी कर सकता है, ठीक है। आज के 2 टॉपिक्स हैं, आप समझ ही गए होंगे। दोनों टॉपिक्स में पहला टॉपिक था जहाँ पे आप 2 हस्बैंड वाइफ स्पाउस अलग अलग रह रहे हैं उनको एक साथ लाने के लिए, जहाँ पे रीज़नेबल कॉज नहीं था। सेकंड बात करता है कि आप एक साथ रह रहे हो, आपके पास रीज़नेबल कॉज है, आप अलग रहना चाहते हो, तो आप कोर्ट के द्वारा अलग भी रह सकते हो, ठीक है। थैंक यू, माई सेल्फ एम मिसिंग।